A&T वीडियोस चैनल ग्रुप में आप BLO साहब का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ा ऐप के थ्रू या गरुड़ा ऐप के माध्यम से फॉर्म नंबर 6 भरना हम सीखेंगे। फॉर्म नंबर 6 को भरने से पहले कुछ बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन्हें आप फॉर्म भरने से पहले ही तैयार रखें। उन बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला बिंदु यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे या अपलोड करेंगे वो आपके मोबाइल में या तो होना चाहिए गैलरी में। अगर गैलरी में नहीं है तो आवेदक से कह दें कि वो आपके सामने उन्हें रख दे, ताकि फ़ोटो खींचते समय आपको अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े और एप्लीकेशन का सेशन टाइम आउट ना हो जाए। दूसरा बिंदु यह है मतदाता का फ़ोटो। मतदाता का फ़ोटो साफ़ सुथरा और रंगीन होना चाहिए। मतदाता अपना कटाफटा या पुराना फ़ोटो आपको नहीं दे। और अगर आपने गैलरी में सेव कर रखा है तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छे से दिखता हुआ हो। तीसरा बिंदु, आपके मोबाइल में हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल होना चाहिए। हिंदी इनपुट टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो हिंदी इनपुट टूल की आवश्यकता हमें जब पड़ेगी जब ऑटो ट्रांसलेशन के समय नाम में, एड्रेस में किसी प्रकार की गलती अगर सॉफ्टवेयर करता है तो वहाँ हमें नाम को काट कर उसको सही करना होगा। तो तीसरा जो बिंदु था, हिंदी इनपुट टूल आपके मोबाइल में होना चाहिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है, जिस भी आवेदक का आप फॉर्म नंबर 6 भरने जा रहे हैं उस आवेदक के संबंधी का, अर्थात उस घर पर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति का इपिक कार्ड आप पहले से ही मंगवा कर रख लें, क्योंकि इपिक कार्ड की डिटेल भी आपको, उस संबंधी के इपिक कार्ड की डिटेल भी आपको गरुड़ा में फॉर्म नंबर 6 भरते समय आपको लिखनी है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो फॉर्म नंबर 6 आप त्रुटि रहित आसानी से भर पाएंगे। तो आइए अब चलते हैं गरुड़ा ऐप पर। गरुड़ा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। गरुड़ा एप्लीकेशन के आइकन से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। ग्रीन कलर का इसका आइकन है, GURUADA गरुड़ा। इस पर हम टच करेंगे। गरुड़ा एप्लीकेशन पर टच करने पर हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे मेन्यू का बटन है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन्यू का बटन है। इस मेन्यू के बटन की सहायता से आपको इलेक्टर्स, जो इसका ऑप्शन है, इलेक्टर्स ऑप्शन पे आपको टच करना है। इलेक्टर्स ऑप्शन पे आप जब टच करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, चेकलिस्ट और फॉर्म्स। तो हमें फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए फॉर्म्स पर टच करना होगा। ये जो फॉर्म्स वाला आपका जो बटन है, फॉर्म्स पे टच करना होगा। फॉर्म्स पे टच करते ही हमारे सामने फॉर्म्स के प्रकार दिखाई देंगे कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर हम फॉर्म नंबर 6 भरने जा रहे हैं, अर्थात एक नया वोटर ID कार्ड बनाने जा रहे हैं। तो हमें फॉर्म नंबर 6 पे टच करना है। फॉर्म नंबर 6 पर टच करने पर आपसे पूछा जा रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन। ओवरसीज वोटर रजिस्ट्रेशन वो व्यक्ति होते हैं जो विदेश से आए हुए होते हैं, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम जिस भी आवेदक का फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो हमारे ही भारत का नागरिक है तो हम उसके लिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमने इस पर टैप कर दिया। ये एक तरह का असिस्टेंट है, गरुड़ा असिस्टेंट। ये आपको वेलकम मैसेज देने के लिए मात्र है। यहाँ पर आपको लेट्स स्टार्ट बटन टच करना है। इस जगह एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई जो BLO साहब हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर हमारा लेट्स स्टार्ट बटन शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो ये आपकी फ़ॉन्ट की सेटिंग की वजह से होता है। फ़ॉन्ट की सेटिंग कैसे बदलें उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट बटन पे टच करना है। लेट्स स्टार्ट बटन पे टच करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो है, आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर ID फर्स्ट टाइम। क्या आप पहली बार वोटर ID बनाने जा रहे हैं, यानी कि आपके सामने जो आवेदक है वो आपके भाग में पहली बार मतदाता बनने जा रहा है। तो आपको यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पर ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है और नेक्स्ट बटन पे टच कर देना है। नेक्स्ट बटन पे टच करने पर आपके सामने आपकी नागरिकता के बारे में पूछा जा रहा है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यस, आपको यस पे टच रखना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यस आता है, और आपको यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद आपका मेन काम शुरू होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेट और यूटी। यहाँ पर आपको अपना स्टेट और जो यूनियन टेरेटरी है वो सेलेक्ट करनी है। ये जनरली डिफ़ॉल्ट रूप में आपके एरिया से संबंधित ही होकर आता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके एरिया से संबंधित नहीं है तो आपको इस मेन्यू में से आपको चेंज कर लेना है। आप आराम से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मेरा स्टेट है, ये मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद प्रश्न आता है डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के लिए इन्होंने पॉपअप मेन्यू के रूप में एक कैलेंडर दिया है। अधिकतर ब्यूरो साहब मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैलेंडर सेट नहीं कर पा रहे हैं, हम सन उसमें बदल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस कैलेंडर को सेट करें। मान लीजिए जैसे मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1990। अब मैं 1990 कैसे लाऊं? यहाँ पर आप जो ये इंटरफेस देख रहे हैं, इस इंटरफेस में 1990 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2003। आपको क्या करना है, आपको इस 2003 पर टैप करना है, यानी कि साल बदलने के लिए आपको साल पर टैप करना होगा। तो अब आपके सामने साल की जो है वो लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे आवेदक ने बताया कि मेरी जो साल है वो है 1990 है। उसके बाद आपको क्या करना है, महीना चेंज करना है। तो महीने के लिए ये देखिए, महीने के लिए आपको दिखाई देगा ये वाला जगह, यहाँ पे लिखा हुआ है M1, मतलब किसका, 1990 का महीना नंबर 1। आपको क्या करना है, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन जो दिए हुए हैं इनकी सहायता से आपको महीने शिफ्ट करने हैं। तो मेरा अप्रैल का महीना है तो मैं इधर की तरफ टच करूँगा, महीना नंबर 2, महीना नंबर 3, महीना नंबर 4, यानी कि 3 अप्रैल। अब इस कैलेंडर में से ये जो यहाँ आपका कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस कैलेंडर में से आपको सेलेक्ट करनी है तारीख। तो आपको यहाँ पे क्या ले लेना है, 3 तारीख। अब आपको क्या इंश्योर करना है कि जो तारीख आप आवेदक की भरने जा रहे हैं वो इसके हेडिंग में सेट हो गई क्या। यानी कि मैंने बताया था कि आवेदक की उम्र है 3 अप्रैल 1990। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 अप्रैल 1990 दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको करना है ओके। तो 3 अप्रैल 1990 सेट कर दी और उसके बाद आप करेंगे ओके। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से 3 अप्रैल 1990 आपकी सही डेट ऑफ बर्थ आवेदक की यहाँ पर फिल हो चुकी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, कि किस आधार पर 3 अप्रैल 1990 भरी जा रही है। आपको उसमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो आवेदक आपको प्रस्तुत करेगा। मान लीजिए मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस की सहायता से अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करवाना चाहता हूँ या एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में मैं देना चाहता हूँ। तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस का आपको क्या करना होगा, फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको अपलोड बटन जो दिया हुआ है इस अपलोड बटन पर टच करना होगा। अपलोड बटन पर आप टच करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, कैमरा और गैलरी। यदि आपके सामने दस्तावेज बिल्कुल आपके सामने है, अभी आपने फ़ोटो नहीं खींचा है यानी कि आपकी गैलरी में नहीं है, तो आप कैमरा की सहायता से आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर नेट काम नहीं करता, आप डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो खींच कर लाए हैं, तो आप गैलरी ऑप्शन जाकर गैलरी में से उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है। आपको कैमरा ऑप्शन की सहायता से, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, इस ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है ओके का बटन। ये अलग अलग जो मोबाइल्स की सेटिंग है, हो सकता है ये यहाँ पर आए, हो सकता है किसी मोबाइल में ऊपर या नीचे या कहीं भी आ सकता है। तो आपको अपने मोबाइल के हिसाब से आपको देखना है कि फ़ोटो कैप्चर हो जाए। कैप्चर होने के बाद अब देखिए ये बहुत ज़्यादा एरिया कवरेज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको अपने फिंगर्स की सहायता से आपको इसे छोटा करना होगा ताकि केवल डॉक्यूमेंट ही दिखाई दे। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इधर राइट कॉर्नर में दिए हुए राइट के मिशन बटन पर टच कर देना है। राइट के बटन पर आप टच करेंगे तो आपको एक चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि आपने जो भी दस्तावेज संलग्न किया है या जो भी दस्तावेज आपने अपलोड किया है उसका प्रीव्यू आपको शो हो जाए। ये चीज़ आपके आ जानी चाहिए। अगर यहाँ पर प्रीव्यू नहीं आता है तो फिर आप समझ जाइए कि आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। तो आपको ये चीज़ इंश्योर कर लेना है कि यहाँ पर प्रीव्यू आ जाना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ें। अगर यहाँ प्रीव्यू नहीं आया है तो आप दोबारा फ़ोटो लें गैलरी से या कैमरा से और उसके बाद प्रीव्यू देखें और उसके बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा एज डिक्लेरेशन फॉर्म। एज डिक्लेरेशन यह जनरली 21 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए होता है, परंतु गरुड़ा ऐप में यह मैंडेटरी है, अर्थात ये सभी आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए आपको भरना होगा। तो आप पहले ही एज डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर मतदाता से
उसको भरवा कर उसके हस्ताक्षर लेकर आप उसको तैयार रखें, क्योंकि आपको वह भी अपलोड करना होगा। तो एज डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने ले रखा है, मैं एज डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करूँगा। ये मेरे कैमरा मैंने ओपन किया है, ये मेरा एज डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको मैंने स्नैप कर लिया है और ओके बटन की सहायता से इसको सेट कर दिया है। ये भी आप अगर आप अनवांटेड एरिया हटाना चाहते हैं तो आप इसको छोटा कर दें और टाइट के बटन पर टच कर दें। उसके बाद आप यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसका प्रीव्यू आ जाना चाहिए। अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आप दोबारा से एक डिक्लेरेशन फॉर्म का फ़ोटो लेवें अथवा गैलरी में से उसे सेलेक्ट करें। अगर प्रीव्यू आ जाता है तब आप नेक्स्ट करें, नहीं तो आपको अपलोड दोबारा करना होगा। तो हमारा प्रीव्यू आ चुका है, अब हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है वो है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बटन दिया हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर बटन पे आप टैप करेंगे, आपके सामने वही दो ऑप्शन आएंगे, कैमरा और गैलरी। मान लीजिए वोटर आपके सामने नहीं है, आप फ़ोटोज़ का खींच कर लाए हैं, तो इस बार मैं आपको गैलरी में से फ़ोटो लेना सिखाऊंगा। आप गैलरी में टैप करेंगे, गैलरी में टैप करने पर आपके सामने रिसेंट जो जस्ट अभी आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, अगर आप फोल्डर वाइज देखना चाहते हैं जैसे व्हाट्सअप या डाउनलोड या कैमरा, तो आप क्या करें कि मोबाइल के जो गैलरी है ऑप्शन है वहाँ पे आपको ये 3 मेन्यू दिखाई दे रही होंगी, इस पर आपको टच करना है। यहाँ पे टच करने पर आपको डाउनलोड्स, आपका फ़ोन का नाम वगैरह दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें हम चलते हैं, देखिए Vivo 171 पे चलते हैं। ये देखिए ये एक फ़ोल्डर खुल के आ गया है ना। इसमें आप देख सकते हैं आपने जिस भी फोल्डर में उनको डाउनलोड किया हो वो वहाँ से आप उनको उठा सकते हैं। मान लीजिए कैमरा से आपने फ़ोटो खींचा है तो इसमें DCMI करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये कैमरा में जाके अभी आपके सामने ये फ़ोटोज़ आ जाएंगे। तो जो भी आपका फ़ोटो है, मान लीजिए ये मेरा फ़ोटो है, इसको मैंने टच कर लिया। ये मेरा फ़ोटो जो है इसको आपको सेलेक्ट करना है, एनलार्ज नहीं करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने पे ये देखिए, सेलेक्ट करने पे अब इसमें देखिए आप देख रहे होंगे इसमें अतिरिक्त एरिया भी कवर हो रहा है। आपको आसानी से अपने फिंगर की सहायता से उसे पुश करते हुए नीचे लाना है और अतिरिक्त एरिया को आपको हटा देना है, ताकि उससे उसका मतदाता का फ़ोटो मतदाता सूची में सही प्रिंट होकर आए। जब आपकी प्रीव्यू वाला जो गोला बटन है, जो आपका ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मतदाता का फ़ोटो अगर सेट हो जाए तभी आपको समझना है कि मतदाता का फ़ोटो यहाँ पर सेट हो चुका है और अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड होंगे। यहाँ पर आपको मतदाता का जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। उसके बाद आपको मतदाता का नाम लिखना है, यहाँ पे मतदाता का नाम है, यहाँ पे आपको इंग्लिश भाषा में लिखना है। हिंदी भाषा में जो है वो ऑटोमेटिक रूपांतरण हो जाएगा। नेम इन रीजनल, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नेम इन रीजनल, यहाँ पे आपको अपने आप हिंदी में रूपांतरित होकर दिखाई देगा। जैसे ही आप अखिलेश से बाहर इस डिब्बे में टच करेंगे तो देखिए ये ऑटो ट्रांसलेट कर रहा है। अभी यहाँ पर मेरा नाम हिंदी में ऑटोमेटिक भरा हुआ जाएगा। उसके बाद है सरनेम। मतदाता का जो भी सरनेम हो, चाहे वो जो भी सरनेम लगाता हो, मीना, गुजर, जो भी वो लगाता हो, जिस भी प्रकार का उसका सरनेम हो, तो यहाँ पे उसका सरनेम भरना है। ये मैंने सरनेम उसका भर दिया है। हिंदी वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी वाले सेक्शन में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अधिकतर भाषा की यह हिंदी शुद्ध ही करता है, लेकिन फिर भी अगर ये गलती कर दे तो आपको इसे काट कर हिंदी कीबोर्ड का उपयोग करके सही लिखना है। हिंदी कीबोर्ड अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के उस सेक्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको भरना है मोबाइल नंबर, मतदाता का मोबाइल नंबर। जी हाँ, प्रत्येक मतदाता का आपको एक सेपरेट मोबाइल नंबर भरना है। ऐसा ना हो कि एक घर में एक मोबाइल है और आपने 4 नए आवेदन भरे हैं और आपने चारों में एक ही मोबाइल नंबर भर दिया है। जी नहीं, ऐसा ना हो। अगर मोबाइल नंबर आप अवेलेबल हो जाएं तो आपको चारों या पाँचों या जो भी आप मतदाता का नया फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको सेपरेट एक यूनिक मोबाइल नंबर भरना है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर सेट कर दिया है। एक विकल्प आपको ईमेल आईडी का दिया गया है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। अगर आप ईमेल आईडी भरना चाहते हैं, आवेदक अपनी ईमेल आईडी देना चाहता है तो आप ईमेल आईडी भरें। अगर आवेदक ईमेल आईडी नहीं देना चाहता है तो ईमेल आईडी यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है। अगला सेक्शन है हमारा डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी यानी कि किसी प्रकार की जो मतदाता को किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो आप यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट जैसे लोकोमोटिव का मतलब है वो अपंग है पैरों से, हाथों से। विजुअल
का मतलब है कि वो आँखों से देख नहीं सकता। डीफ एंड डम्ब का मतलब है कि वो मंदबुद्धि है या उसको सुनाई नहीं देता। और अदर यानी कि छोटी मोटी किसी प्रकार की उसको विकलांगता है, तो आपको फिर यहाँ पर अदर पे टच करना है। तो विकलांगता का प्रकार आपको यहाँ पर भरना है अगर विकलांगता आवेदक पर लागू होती है तो। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको क्या करना है, उस जो जिस नव मतदाता का आप फॉर्म भर रहे हैं उसके संबंधी का इपिक नंबर आपको यहाँ पर डालना है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंधी का इपिक नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे इपिक नंबर डाल देता हूँ। मेरे पिताश्री का इपिक नंबर मैं यहाँ पे डालूँगा। तो ये मेरे इपिक नंबर हैं, ये मैंने मेरे रिलेटिव के इपिक नंबर डाल दिए हैं। रिलेटिव का जिनका आपने इपिक नंबर डाला है उनका आपको यहाँ पर नाम भरना है। रिलेटिव के नाम को इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि जिसका आप इपिक नंबर डाल रहे हैं वो रिलेटिव आपका हो। जैसे मान लीजिए ये माताजी का इपिक नंबर भी हो सकता है और किसी का भी इपिक नंबर हो सकता है जो आपके घर परिवार में रहता हो। उसके बाद ऐसा इसलिए है कि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप अपने संबंधी का नाम यानी कि एज ए फादर या एज ए हस्बैंड लिखेंगे, लेकिन उनका हो सकता है कि पहचान पत्र बना हुआ ही ना हो। लेकिन आपकी माताजी का पहचान पत्र बना हुआ हो तो आपको माताजी का पहचान पत्र यहाँ पर भरना है ना। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि पहचान पत्र आपको उस घर में से किसी भी एक व्यक्ति का भरना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जिसका आपने पहचान पत्र भरा है वो उसका रिलेटिव यहाँ पर आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए ये उसकी भाई का पहचान पत्र है लेकिन पापा का पहचान पत्र नहीं है, तो आपको यहाँ जरूरी नहीं कि भाई का नाम लिखना है, यहाँ पर संबंधी में पिता का या पति का ही नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नाम सेट करता हूँ। ऊपर वाले सेक्शन में अंग्रेजी में लिखना है, ये मैं अंग्रेजी वर्णमाला में नाम भरूँगा। रिश्तेदार का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर रिलेशन टाइप आपको सेट करना है। रिलेशन टाइप में फादर, मदर और अदर यानी कि माता पिता और अन्य। अब अगर पति पत्नी जो है अगर इपिक भरवाना चाहती हैं, मान लीजिए आप जिस आवेदक का भर रहे हैं वो ससुराल में आई हुई है, उसका पति का नाम जो है इपिक कार्ड में लिखवाना चाहती है, तो आपको फिर अदर पे टच करना होगा। ज़रूरी ऐसा ना समझें कि यहाँ पर फादर का ही नाम भरना है हर बार, ऐसा नहीं है। आपको अदर ऑप्शन को काम में लेना है। अगर फादर मदर का संबंध नहीं है, अन्य कोई संबंध है, तो आपको अदर वाला ऑप्शन काम में लेना है। तो ये मेरे फादर हैं इसलिए मैं यहाँ पे फादर को टच करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। आगे बढ़ने पर अगला जो सेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यह है एड्रेस। जी हाँ, इसी से पता लगाया जाता है कि यह मतदाता कौन से भाग में, कौन से अनुभाग में जाकर सेट होगा। तो हाउस नंबर आपको आवेदक से उसके घर के नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा जो घर उसके मकान के नंबर दिए जाते हैं वो नहीं भरने हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर निर्वाचक नामावली के जो मकान संख्या चल रही है उस घर की जो मकान संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है। हमारे मकान की जो निर्वाचक नामावली की संख्या है वो मैंने भर दी है, यानी कि आपको आवेदक की निर्वाचक नामावली की संख्या यहाँ पर जो मकान संख्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है। जी हाँ, मैं फिर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, विकास न्यास बोर्ड द्वारा जो मकान नंबर अलॉट किए जाते हैं या घर का जो एक कॉलोनी के अनुसार जो मकान नंबर अलॉट होते हैं वो आपको नहीं भरने हैं। यहाँ पर आपको निर्वाचक नामावली में जो मकान संख्याएं चलती है वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद स्ट्रेट लोकेलिटी, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो उसके गली मोहल्ले का नाम भर सकते हैं या फिर आप अनुभाग का नाम भर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप अनुभाग का नाम भरें। अनुभाग का नाम भरने से आपको भी पता चल जाएगा कि ये किस जगह जाकर सेट होगा और ठीक उसी प्रकार ईआरओ में जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है उन्हें भी पता लग जाएगा कि इस नव रजिस्टर्ड वोटर को किस अनुभाग और किस बीएलओ को असाइन किया जाना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सेक्शन यानी कि अनुभाग का पता भर सकते हैं, और अगर मतदाता चाहता है कि नहीं मैं तो अपने गली का, शहर, वार्ड का नाम यहाँ पर लिखवाना चाहता हूँ, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे गली मोहल्ले का जो पता है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये मेरे मोहल्ले का नाम है विकास नगर, है ना। हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो गया जाएगा, आपको हिंदी नहीं लिखनी है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर नागर लिखा हुआ आ गया है, इसको नगर करना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ सिंपली टच करना होगा। अपने मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड ऑन करना होगा। हिंदी कीबोर्ड कैसे ओपन करते हैं, हिंदी कीबोर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद विलेज और टाउन, मेरी विलेज और टाउन है जो है वो मैंने भर दी है।
हिंदी में ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अब देखिए हिंडोली आना चाहिए था, हिंदोली हो गया। इसको आपको काटना होगा और हिंदी इनपुट कीबोर्ड वापस ओपन करके आपको इसको मैन्युअली आपको आपकी जो नगर जो भी आपका विलेज और टाउन है आपको भरना होगा। उसके बाद आपको भरना है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है वो है हमारा हिंडोली। हिंडोली मैंने भर दिया। पोस्ट ऑफिस का जो हिंदी में नाम है वो अच्छा अंग्रेजी में आएगा ऊपर, हिंदी में हिंडोली, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होके नीचे आ जाएगा। ये ट्रांसलेट हो गया है। उसके बाद पिन कोड। पिन कोड आपको अपने उस आवेदक के एरिया के पिन कोड नंबर भरने हैं। ये मैंने पिन कोड नंबर भर दिए हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट जो ऑप्शन है सेलेक्ट एरिया। ये जो आप आवेदक रहता है किस प्रकार के एरिया में रहता है, सिटी टाउन विलेज, तो ये बहुत सिंपल से हैं। तो ये हमारा एक टाउन टाइप का एरिया है, वो टाउन मैंने भर दिया। उसके बाद ये यूटी सॉरी स्टेट और यूटी, यानी कि शुरू में जो आपसे पूछा गया था कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ये आपको एक बार देख लेने हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भर कर आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इंश्योर कर लें कि यह सही है। उसके बाद असेंबली कंस्टिट्यूंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ पर एक बार ज़रूर निगाह मार लें, अगर ये गलत असेंबली कंस्टिट्यूंसी यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है तो ये गलत असेंबली कंस्टिट्यूंसी के कार्यालय में पहुँच जाएगा और वहाँ से हो सकता है कि इस आवेदन को खारिज कर दिया जाए। फिर आप कहेंगे कि इस रेफरेंस नंबर का फॉर्म कहाँ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप असेंबली कंस्टिट्यूंसी को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें और एक बार ऑटोमेटिक भरे हुए इस ऑप्शन को फिर से चेक कर लें। उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ। ये जो भी मैंने पता लिखा है इसका एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। आवेदक से आपको एड्रेस प्रूफ लेना होगा। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको जो ये लिस्ट दी गई है इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आपको लेना है। इसमें मेरे पास जो है वो अपना आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड इसमें ऑप्शन है क्या? आधार कार्ड इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस ही ऑप्शन है। तो हम आज ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे वाले हिस्से को यहाँ पर स्कैन करेंगे। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन ले लिया है। अपलोड बटन पे टच करूँगा, कैमरे पे टच करूँगा और जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पिछले वाले हिस्से को, जहाँ पर कि मेरा मकान का संख्या वगैरह लिखी आ रही है, मकान का पूरा पता लिखा हुआ आ रहा है, उसको हम सेट करेंगे। आपको एक्स्ट्रा बैकग्राउंड हटा देना है। केवल डॉक्यूमेंट्स से हमें काम है तो हम डॉक्यूमेंट वाले एरिया तक इसको लेके आएंगे। ये आराम से फिंगर की सहायता से आप टैप करते हुए रखेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी वही नियम लागू होता है, आपको प्रीव्यू दिख जाना चाहिए। आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसका प्रीव्यू दिख जाना चाहिए। अगर प्रीव्यू आ चुका है तो आप नेक्स्ट करेंगे, अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे पूछी जा रही है डेट। आखिर ये क्या है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उक्त आवेदक जिसका आप फॉर्म भरने जा रहे हैं वो कितने साल से आपकी भाग संख्या में रहता है, कितने वर्षों से, कितने महीनों से। तो आपको यहाँ पर वही डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर सन 2000 से रह रहा हूँ। तो अब फिर वही समस्या आ जाती है कि सर हमारा कैलेंडर सेट नहीं हो रहा। तो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। इसमें ईयर सेट करना, महीना सेट करना और डेट सेट करना बहुत आसान है। मैं बता दूँ सबसे पहले इसमें ईयर सेट होता है। ईयर कहाँ से सेट होगा? आपको ईयर जहाँ पे दिखाई दे रहा है 2021, वहाँ पे आपको टैप करना है। ये देखिए सिंपली आपको वहाँ पे टैप करना है। टैप करते ही आप देखेंगे कि मेन्यू में ये देख लीजिए, ये पूरे वर्ष की मेन्यू ओपन होकर आ गई। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर सन 2000 से रह रहा हूँ। 2000 में फिर आवेदक ने कहा कि मैं जुलाई के महीने में आया था। तो अब आपको क्या करना है? जुलाई का महीना सेट करना है। जुलाई के महीने का अंक होता है 7। तो अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि 7वां महीना या अभी कैलेंडर में कौन सा महीना दिख रहा है? तो आप देखिए यहाँ पर 9वां महीना दिख रहा है, M09 है कि 9वां महीना। आपको क्या करना है? बैक लेना है, पीछे वाले बटन से बैक आ जाना है। तो ये आ गया आपका जुलाई का महीना। और कौन सी तारीख मान ली? तो आवेदक ने कहा कि मैं 1 जुलाई से रहता हूँ। तो अब एक पे आपने टच कर दिया। अब आपको क्या करना है? इस जगह पे आकर इंश्योर कर लेना है कि आवेदक ने जो डेट बताई है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के केस में हो या वो निवास के केस में हो, आपको देख लेना है कि 1 जुलाई 2000 यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो हाँ, हमें दिखाई दे रही है 1 जुलाई 2000। अब उसके बाद क्या करना है? आपको कैलेंडर में नीचे दिए हुए ओके के बटन पे टच कर देना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो 1 जुलाई 2000 यहाँ पर सेट हो चुकी है। उसके बाद आवेदक का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। प्लेस में आपको आपके भाग का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर मेरे भाग का नाम लिख देता हूँ। भाग का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है? डन। डन करने पर आपको एक स्लिप नुमा एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ये देखिए, ये एक पूरी स्लिप नुमा बन चुकी है। ये प्रीव्यू है कि आपने जो इसमें एंट्रियाँ की है, प्रविष्टियाँ की है, वो सही है। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में हिंदी सही आ रही है। इन सबको आपको जांच लेना है। मोबाइल नंबर सही है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, केवल फ़ोटो वाले पार्ट्स को छोड़कर। फ़ोटो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो डेट है ये है 24/9/2021, यानी कि किस दिन आपने फॉर्म भरा।
तो जब आप इंश्योर हो जाएं कि हाँ सारी प्रविष्टियाँ सही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ही नीचे दिए गए कन्फर्म बटन पर, ये बटन कैसे आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये बटन दिखता नहीं है, आपको क्या करना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको कन्फर्म बटन दिखेगा। कन्फर्म बटन दिखने के बाद ये आपको एक मैसेज देगा, और यह मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ऐसे ही ओके ना कर दें। इस मैसेज की महत्ता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस मैसेज में सबसे मेन चीज़ है आपका रेफरेंस नंबर। जी हाँ, इस रेफरेंस नंबर को आप एक रजिस्टर में संधारित कर लीजिए। इस रेफरेंस नंबर की सहायता से ही आप ट्रैक कर पाएंगे कि मेरा फॉर्म गरुड़ा ऐप में अभी तक किस लेवल पे चल रहा है, या आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन गरुड़ा ऐप में नहीं आया, तो ये कहाँ अटका हुआ है, क्या ये पास हो गया, क्या ये रिजेक्ट हो गया, जो भी है वो रेफरेंस नंबर से ही पता चलता है। तो मैं सभी बीएलओ साहब को यही कहना चाहूँगा कि आप इस रेफरेंस नंबर को मतदाता के नाम के साथ रजिस्टर में संधारित कर लीजिए। अगर आपसे मतदाता भी लेना चाहे कि मेरा रेफरेंस नंबर मुझे बताइए, तो आप ये रेफरेंस नंबर उनके साथ भी शेयर कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर आपने रजिस्टर में उतार लिया, अच्छे से मिलान कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके बटन पर टच कर देंगे। तो इस प्रकार आप फॉर्म नंबर 6 आसानी से बिना त्रुटि के आप भर सकते हैं। थैंक यू।